वेलकम टू लर्नर्स वैली क्लास 10th। आज हम सेट का एक नया फंक्शन सीखेंगे। इससे पहले हमने जो सेट के फंक्शन सीखे, मैं क्विक उसको रिकैप कर रहा हूँ। ठीक है, फंक्शंस ऑफ सेट्स। ऐसे ऑपरेशन या ऐसे काम जो सेट्स पर किए जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमने सीखा था यूनियन, फिर हमने सीखा इंटरसेक्शन करना दो सेट्स का, फिर हमने सेट्स का डिफरेंस निकालना भी सीखा था। इसके बाद में इसके अलावा कुछ कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस भी हमने किए थे। उसमें एक तो है सिमेट्रिक डिफरेंस, या उससे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट भी कह देना चाहिए, दैट इज ऑल्सो फंक्शन। ये भी फंक्शन है, किसी सेट पे किया जाता है और बेसिकली इसमें डिफरेंस ही निकाला जाता है, लेकिन थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है कि वो सिर्फ यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस निकाला जाता है। 5वें नंबर पे हमने किया था सिमेट्रिक डिफरेंस। ये भी एक बेसिकली तो सब्ट्रैक्शन ही है, डिफरेंस ऑफ सेट है, बट दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इसमें दो खास किस्म के सेट्स के अंदर डिफरेंस मालूम किया जाता है। आज हम एक छोटा फंक्शन सीखने जा रहे हैं, तो ये आपको बड़ा अजीब लगेगा। वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट्स। मल्टीप्लिकेशन का लफ्ज़ मैंने यहाँ इस्तेमाल किया, लेकिन आमतौर पर मल्टीप्लिकेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन उस तरह से नहीं जैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। सेट की मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, लिहाजा नॉर्मली इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कह देते हैं इसको। लेकिन एक्चुअल प्रोसेस मल्टीप्लाई होता है, साइन भी मल्टीप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। सो वी विल लर्न दिस नाउ, दिस फंक्शन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कि किसी दो सेट्स के प्रोडक्ट कैसे निकाली जाती है। मैं पहले एक छोटी सी एग्जांपल लूँगा, उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक सेट है ए, इसके मेंबर्स हैं 2 and 3, और एक सेट है बी जिसके मेंबर्स हैं ए, बी एंड सी। ये जो सेट्स की मल्टीप्लिकेशन है नंबर से काफ़ी मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3 इज 6। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6 आएगा। मैं इन 2, 3 की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ और नंबर भी ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट ऑफ 5 and 4 इज 20। तो 5 और 4 की प्रोडक्ट 20 है, तो ये सेम वे 4 and 5 की प्रोडक्ट भी निकालेंगे तो 20 आएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नॉर्मली वी कैन से कि मल्टीप्लिकेशन जो है दिस इज अ कम्यूटेटिव फंक्शन है। कम्यूटेटिव का मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस नंबर को पहले लिखें किसको बाद में लिखें, लेकिन जो सेट्स में प्रोडक्ट निकाली जाती है या सेट्स को जो मल्टीप्लाई किया जाता है वो मल्टीप्लिकेशन ऐसी नहीं होती। उसके अंदर ये कम्यूटेटिव नहीं है। जैसे यूनियन तो कम्यूटेटिव है कि ए यूनियन बी करें आप या बी यूनियन ए करें, रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन इज अ डिफरेंट थिंग। मैं इस बात को ये कहूँगा कि ए बी, ए इंटू बी, ये प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज नॉट सेम एज प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसी से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ए को बी से मल्टीप्लाई करना और बी को ए से मल्टीप्लाई करना दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो ये बताने का पहले बताने का मकसद ये
कि यू मे बी एबल टू डिफरेंशिएट कि ये वो मल्टीप्लिकेशन नहीं है जैसे कि हम नंबर्स में और अलजेब्रा में करते हैं, ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ है। अब कैसे मुख्तलिफ है इस बात को समझने के लिए मैं पहले ए इंटू बी को मालूम करने जा रहा हूँ कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आता है। ए इंटू बी करने जा रहे हैं। सेट ए है 2 and 3, सेट बी है ए बी एंड सी। इसका जो आंसर आएगा वो इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए ये एक सेट होगा, लेकिन इस सेट में इस तरह से मेंबर्स नहीं लिखे जाएंगे। आप सोच सकते हैं शायद 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, ये उससे मिलती जुलती चीज़ है। लेकिन यहाँ पे एक खास शक्ल इस्तेमाल की जाएगी। हम करेंगे यही, इसका एक मेंबर लेंगे पहला और इसको इन तमाम मेंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन एक्चुअली वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। हम इसके साथ इसके जोड़े बनाना शुरू कर देंगे, इसके कपल करेंगे। तो क्या होगा, 2 पहले आएगा और ये इसका a, ये इस तरह लिखा जाता है 2a। ये एक मेंबर है। ये क्या चीज़ है, दिस इज द क्वेश्चन एट द मोमेंट। मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं सिर्फ इसका जवाब लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद 2 का पेयर किया जाएगा नेक्स्ट मेंबर के साथ 2b। इसी तरह से होगा 2c। फिर इसका दूसरा मेंबर लेंगे 3 और उसको भी सेट बी के तमाम मेंबर्स के साथ पेयर कर देंगे 3a 3b एंड 3c। बहुत इंपॉर्टेंट बातें सामने आ रही हैं कि a इंटू बी, जो a मल्टीप्लाइड बाई बी, ये प्रोडक्ट ऑफ a एंड b जो है वो इस तरह का एक सेट आ रहा है जिसके अंदर हमने ब्रैकेट्स के अंदर इसके आंसर लिखे हुए। तरीकेकार तो इतना मुश्किल नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सिंपल सी। 2 को हमने पहले ABC सबके साथ पेयर बनाया है, फिर दूसरा मेंबर लिया उसको बनाया, अगर और भी कोई मेंबर होता है इसी तरह पेयर बनाते जाते। लेकिन ये जो आंसर की शक्ल है ये क्या है, ये सिंपल शक्ल नहीं है। नंबर्स को इस तरह नहीं लिखा गया जैसे यहाँ लिखे हुए, यहाँ लिखे हुए, इनको एक डिफरेंट स्टाइल में लिखा गया। ये क्या है? सो दैट इज अ क्वेश्चन। जब भी याद रखिए कि सेट के लिए हम ये वाले ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। ये ब्रैकेट जब भी है, इसको हम ब्रेसेस कहते हैं। तो नॉर्मली अलजेब्रा के अलावा हम अगर इसको मैथ्स में देखेंगे तो हम कहेंगे कि ये सेट को शो कर रहा है। इसी तरह से ये वाले जो ब्रैकेट, जिसको ब्रैकेट ही कहते हैं, अगर इनका इस्तेमाल हो मैथ्स में खास जगह पे नज़र आए तो ये आमतौर पे वेक्टर को शो करते हैं कि ये कोई वेक्टर है इसके अंदर। तो याद रखिए कि नॉर्मली इस तरह का ब्रैकेट आपको नजर आए, इस ब्रैकेट को हम कहते हैं पैरेंथेसिस। ये और इसके अंदर 2 मेंबर लिखे हुए, फॉर एग्जांपल एक यहाँ x है, y में नंबर है, नंबर्स की जगह x y ले रहा हूँ। इस शक्ल में जिसमें 2 मेंबर हो, एक पहले और उसके दरमियान का हो, फिर दूसरा मेंबर हो, इसको हम मैथ्स की ज़बान में कहते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर है। दिस थिंग इज ये एक जोड़ा है, इसको उर्दू में कहेंगे तरतीबवार जोड़ा, ऑर्डर्ड पेयर। इसका मतलब ये जो आंसर प्रोडक्ट ऑफ ए और बी में आ रहे हैं ये एक्चुअली ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर 2 चीजें हैं जो जोड़ा बना रही हैं। ठीक है, तो इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, ये ऑर्डर्ड पेयर। सो जब हम प्रोडक्ट मालूम करते हैं तो आंसर ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में आता है। जो हमारा सेट आता है उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे b इंटू ए भी करके देखना चाहता हूँ कि b इंटू ए का रिजल्ट सेम रहता है या नहीं रहता। जो बात हमने शुरू की थी मैं वहीं वापस जा रहा हूँ। लेट्स सी,
if we want to do B, product of B and A, तरीकेकार इसका वही होगा, जो सेट पहले लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, हम उसका एक मेंबर लेंगे और उसके दूसरे सेट के तमाम मेंबर्स के साथ पेयर बना लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर। अब हम ये वर्ड जानते हैं, तो बी और ए की जो प्रोडक्ट होगी वो कैसी नजर आएगी, A2 A3, एक था मेंबर यहाँ पे हमने लिया 3 में से और इन दोनों के साथ के ऑर्डर्ड पेयर बना दिए। फिर दूसरा मेंबर लेंगे, बी है, B2 एंड B3, बी को उठाया, इन दोनों के साथ उसके जोड़े बना दिए। अब तीसरा मेंबर यहाँ है C, C2 एंड C3, ये है प्रोडक्ट ऑफ B एंड A। कितने मेंबर आ रहे हैं काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। जब हमने A इंटू बी निकाला था तो उसके अंदर भी 6 ही मेंबर्स आ रहे थे। अगर आप लोग जरा सा गौर करें, मैं उसको दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे कि A इंटू बी क्या आया था जवाब, डायरेक्ट उसका जवाब लिख रहा हूँ। उसका जवाब ये था 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C। इसमें कितने मेंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, दोनों के अंदर 6 मेंबर आ रहे हैं। अगर गौर करें तो ये है A2, ये है 2A, मतलब इस ऑर्डर पेयर में दो वही सेम मेंबर्स हैं, इसमें भी A और 2 है, इसमें भी A और 2 है, लेकिन इनकी जगह बदल गई। यहाँ देखिए A3, तो यहाँ भी आपको A3 नजर आ जाएगा। यहाँ पर है B2, तो B2 भी आपको यहाँ नजर आ रहा है, B और 2 मौजूद है एक ही ऑर्डर पेयर के अंदर। तो उसके बाद में है B3, तो आपको B3 भी यहाँ नजर आ रहा है, C2, तो C2 भी आपको यहाँ नजर आ जाएगा, और C3 ये भी है। दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, दोनों में एक ही जैसे मेंबर्स हैं। इसके बावजूद ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। दिस इज द इंपॉर्टेंट फैक्ट कि B टाइम्स A is not equal to A times B. Product of B and A is not same as the product of A and B. ये दोनों चीजें बराबर नहीं है, दोनों चीजें एक जैसी नहीं है। हालांकि दोनों में 6 मेंबर्स आ रहे हैं, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, इवन देन ये सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, दिस इज द क्वेश्चन। यही असल प्रॉब्लम है यहाँ पे कि दोनों सेम नहीं है। अब मैं सेट से बाहर निकल के इस प्रॉब्लम की तरफ जा रहा हूँ कि ये दोनों बराबर क्यों नहीं है, जबकि दोनों में 6 मेंबर हैं और हर ऑर्डर्ड पेयर में सेम मेंबर्स हैं। जैसे इसी की मिसाल ले लें, A2 और यहाँ भी A2 है, तो एक्चुअल मसला यहाँ पे इन सेट्स का नहीं है, मसला इनके मेंबर्स का है। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है AN2 और ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है 2NA। एक्चुअली ये दोनों इक्वल नहीं है, ये दोनों मेंबर सेम नहीं है। एक ही चीज है, क्यों सेम नहीं है, क्योंकि इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर का मतलब है तरतीब वाला जोड़ा है, ये खाली जोड़ा नहीं है। जोड़े में दोनों सेम लोगों का जोड़ा बनाया गया, सेम चीजों का जोड़ा बनाया गया, लेकिन अगर हम इसकी तरतीब बदल देंगे तो ऑर्डर्ड पेयर तब्दील हो जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर में तरतीब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऑर्डर है, उसमें एक तरतीब है। चाहे सेम चीजें, लेकिन अगर उसकी तरतीब बदल देंगे तो वो ऑर्डर्ड पेयर बदल जाएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो मेंबर पहले है वो पहले वाले के ही बराबर होगा, और जो मेंबर दूसरा है वो दूसरे वाले के ही बराबर होगा। तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसी नहीं है, यहाँ पहला मेंबर 2 के साथ रिलेट हो रहा है, जो कि गलत है। A2 के बराबर नहीं है, सेम नहीं है, और 2A के बराबर नहीं हो सकता, सेम नहीं है। इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है। इसलिए जितने भी मेंबर्स आपको इस सेट में नजर आ रहे हैं A और B के प्रोडक्ट में,
और जो मेंबर्स आपको इसमें नजर आ रहे हैं बी और ए की प्रोडक्ट में, ये एक जैसे नहीं है, ये सारे मेंबर मुख्तलिफ हैं इनसे। ये 3C और C3 एक नहीं है। सो ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड इज द की वर्ड है। जोड़ा तो समझ में आ जाता है, पेयर का मतलब दो चीजें, दो चीजों को मिला के पेयर बन जाएगा। लेकिन ऑर्डर तरतीब के साथ, उसमें एक तरतीब है कि पहला मेंबर कौन सा होगा, दूसरा मेंबर कौन सा होगा। ये ऑर्डर्ड पेयर का लफ्ज जो है ये मैथ्स में कहां से आया, एक मुख्तसर सा तारुफ आपको बता देता हूं। एक मैथमेटिशियन थे फ्रेंच, उनका नाम था रेन डिस्कार्ट्स। रेन डिस्कार्ट ने एक सिस्टम बनाया था, इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल लाइन है दैट इज वाई एक्सिस। इसमें ये पॉइंट जहां पे दोनों लाइन क्रॉस करती है, इसको हम ओ से डिनोट करते हैं। लोग इसको नॉर्मली जीरो पढ़ लेते हैं, लेकिन ये ओ है, ये शॉर्ट फॉर्म है ओ की। और ये ओ क्यों है, ये है ओरिजिन। ओरिजिन से मुराद वो जगह जहां से चीजें शुरू होती हैं। हमारी काउंटिंग यहां से स्टार्ट होती है, जीरो, ओ से। तो इसका मतलब जब गिनती शुरू होती है जीरो, जीरो किस तरफ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। इस तरफ को आएंगे तो वैल्यू कम होगी, -1 -2 -3 -4 -5। इस तरह देखें तो इंटीजर्स है, और ये जगह जो है, इस जगह पे x की वैल्यू जीरो ही होगी। लेकिन ये जो जीरो है, ये जो ओ लिखा हुआ है, दिस इज नॉट जीरो, दिस इज ओ, और ये शॉर्ट फॉर्म है ओरिजिन की। इसी तरह y में, y ये ओरिजिन, यहाँ y स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो y की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी, 1 2 3 4 5 पॉजिटिव। नीचे की तरफ आएंगे तो y की वैल्यू छोटी होनी, -1 -2 -3 और कम होती चली जाएगी। इसलिए दोनों तरफ इसमें एरो होते हैं, ये चलता चला जा रहा है। कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक पॉइंट, अगर हम किसी जगह पे एक पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू जा रही है y की 2 और ये वैल्यू है x की 4, जिस पॉइंट पर ये दोनों चीज़ें मिल रही हैं, ये पॉइंट जो है, इसकी पोजीशन को हम एक ऑर्डर्ड पेयर से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका नाम a है, इस पॉइंट का नाम, तो इसमें क्या होगा कि x और y की वैल्यू लिखी जाएगी इस तरह से कि x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद में। ऑर्डर्ड पेयर में ये तरतीब का ख्याल रखना है कि x की वैल्यू हमेशा पहले होगी, दूसरी वैल्यू y की होगी। तो इस तरह a क्या बन जाएगा, यहाँ इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 2, लिहाजा ये एक ऑर्डर्ड पेयर है 4 2। और इस कार्टेशियन प्लेन पे ये एक खास जगह को शो कर रहा है, एक पोजीशन को शो कर रहा है, दैट इज 4 2, पहली वैल्यू। अब 4 2 के अंदर ये याद रखना है कि x क्या है 4, क्योंकि पहले आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में x पहले आता है, लिहाजा ये x है और ये y, ऑर्डर तरतीब। और कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो सिस्टम है, इसके अंदर भी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर पहली वैल्यू हमेशा x की लिखी जाती है और दूसरी वैल्यू y की, हमेशा। ये एक डिसाइडेड रूल है मैथ्स के अंदर कि ऑर्डर्ड पेयर में पहली वैल्यू x की होगी और दूसरी वैल्यू y की होगी। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ऑर्डर्ड पेयर में पहली वैल्यू के साथ ही रिलेट होगी और सेकंड वैल्यू के साथ ही रिलेट होगी। अगर ये मुख्तलिफ रिलेशंस रख रहे हैं तो ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं होंगे। ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल है, अगर ऑर्डर्ड पेयर को हम इक्वल कह देंगे तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू सेम है और सेकंड वैल्यू सेम है, तभी ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो सकते हैं। तो जो हमने सेट्स की प्रोडक्ट निकाली, उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स थे वो सेम नहीं थे, लिहाजा जो प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हैं वो सेम नहीं होती। सेम सेट्स का अगर तरतीब बदल दें तो उनकी प्रोडक्ट का डिफरेंट हो जाती है। सो ऑर्डर्ड पेयर जो है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट
आइडेंटिटी एट द मोमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमारी जो एक्सरसाइज है इसके अंदर, उस एक्सरसाइज के अंदर पहला जो कॉन्सेप्ट है वो ऑर्डर्ड पेयर का है। मैं ऑर्डर्ड पेयर के बारे में ही पहले चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा काम कर लें एंड देन वी विल गो टू प्रोडक्ट। So this is exercise number 17.5 या और यहाँ पर कहा जा रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज 17.5 एंड क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज सिंटैक्स बुक बोर्ड की किताब है। मैं इसमें से पहला पार्ट हल कर रहा हूँ बिकॉज बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें मौजूद है। x -5 और ये कॉमा है। कॉमा की पोजीशन को पहचानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कॉमा ही बताएगा कि पहला मेंबर कौन सा है इस ऑर्डर पेयर का, दूसरा मेंबर कौन सा है। दूसरा ऑर्डर पेयर एक और दिया गया है और ये बता दिया गया है कि इसके इक्वल दैट इज 11। मैं इसमें आसान एग्जाम्पल करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं अलजेब्रा इस वक्त आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर का फंक्शन बताना चाहता हूँ। तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर कि आप अलजेब्रा को मैं रिवाइज करूँ। तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर है और इसके बारे में ये बता दिया गया है किताब में कि ये इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब जो पहला मेंबर है इस ऑर्डर्ड पेयर का और ये जो पहला मेंबर है ये बिल्कुल सेम है, ये इक्वल है बिल्कुल। और जो दूसरा मेंबर है तो इस ऑर्डर पेयर का वो इस ऑर्डर पेयर के दूसरे मेंबर के बिल्कुल बराबर होगा, सेम होगा। तो इस तरह से क्या होगा, एक इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास कि x - 5 इज इक्वल टू 11। यहां पे हम ये निशान लगाते हैं, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ, क्योंकि ये दोनों चीजें अगर बराबर हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये चीज 11 के बराबर हो जाएगी और ये चीज जो है यहाँ पे एंड y - 7 विल बी इक्वल टू 10। आपको करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि x एंड y की वैल्यू मालूम कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब क्या हुआ, इसके नतीजे में हमारे पास दो स्टेटमेंट्स आ गए। ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है x और इसमें एक ही वेरिएबल है y। अलजेब्रा है, दोनों इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या होगा, x -5 यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा एंड y -7 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। x होगा 16 के बराबर एंड y होगा 17 के बराबर। हमसे x और y की वैल्यू मालूम करने को कहा गया था, हमने दोनों वैल्यूज मालूम कर ली है। x की वैल्यू 16 होगी इस जगह पर और y की वैल्यू 17 होगी। अगर इन वैल्यूज को हम यहाँ रख देंगे तो दोनों ऑर्डर पेयर बिल्कुल सेम हो जाएंगे। f को 16 रखेंगे, 16 - 5 11 हो जाएगा, ये भी 11 है। और y को 17 रखेंगे, 17 - 7 10 हो जाएगा, ये भी 10 है। दैट इज ऑल। तो ये हमने इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर को इस्तेमाल किया है और दो अलग अलग इक्वेशन बनाई है। मैं एक सवाल और ले रहा हूँ, उसमें आपको मैं इक्वेशंस बना के छोड़ दूंगा, इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करूंगा, इसलिए वो 2 वेरिएबल इक्वेशन है। उसके बाद में ये आपकी चॉइस है कि आप किस मेथड से उसको सॉल्व करते हैं। मैं पार्ट 2 या पार्ट 3 को भी एक पार्ट से आपको इक्वेशंस बना के दिखा दूंगा। इक्वेशंस को हल आप लोग खुद करेंगे अपने पसंदीदा मेथड से, जो आपको आसान लगता है या जो आपको आता है। Okay, I'm doing part 2 here. That's looking more horrible to me. It says 5x plus 8, comma 5y minus 4 is equal to 3x plus 10
कॉमा 2y प्लस 2। ऑर्डर पेयर है ये। ऑर्डर पेयर कैसे पता चला आपको? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ऑर्डर पेयर का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया है इन्होंने। ये जो पैरेंथेसिस है ये आपको बता रहे हैं। जब पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा लगा हुआ और दरमियान दो मेंबर्स हो तो ये ऑर्डर पेयर की बात की जाए। तो कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा और इसे लिखते वक्त भी बहुत एहतियात से शो कीजिएगा कि नजर आना चाहिए। दो ऑर्डर पेयर्स हैं और दोनों इक्वल है, इसका मतलब इनके पहले मेंबर के बराबर होगा, दूसरा मेंबर दूसरे मेंबर के बराबर होगा। इस तरह से क्या होगा, ये निशान लगाएंगे, इफ एंड ओनली इफ 5x plus 8 is equal to 3x plus 10 and 5y minus 4 is equal to 2y plus 2। Now, अब मैं इसे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, हालांकि दोनों इक्वेशंस वन वेरिएबल इक्वेशंस हैं। इसमें x मालूम होगा आपको, यहाँ y मालूम होगा। अब आप इसको खुद हल करेंगे। इसका जो पार्ट 3 है उसके अंदर इट इज लुकिंग कंपैरेटिवली सिंपल। मैं उसे कर रहा हूँ, सिर्फ एक खास शक्ल तक लाके मैं आपके लिए छोड़ दूंगा उसे, ताकि आप उसे हल करें अपने तरीके से। मैं तरीका इस वक्त अलजेब्रा का कोई मेथड डिस्कस नहीं करना चाहता। ये कॉमा है यहाँ पे, फिर लिखा है 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 3,16। कॉमा सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें नुमाया नज़र आना चाहिए बिल्कुल क्लियरली, क्योंकि जहाँ कॉमा है वहीं से पता चल रहा है कि पहला मेंबर कौन सा है, दूसरा मेंबर कौन सा है। तो यहाँ भी दो इक्वेशंस बनेंगी। ये पहला मेंबर है, यहाँ पे पहला मेंबर 3 है, दोनों सेम है, तो क्या बनेगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 एंड 5x प्लस y इज इक्वल टू 16। ये दोनों सिंपल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इससे आपको x की वैल्यू निकल आएगी, इसमें से y की वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं। इन दोनों में x और y मौजूद है, टू वेरिएबल हैं। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, विच आई डोंट नो कि आपको कौन सा तरीका अच्छी तरह से आता है। तो इसलिए ये आपने क्लास 7, 8 में 9 में डेफिनेटली सीखे हुए हैं कि आप इसको एलिमिनेशन मेथड से हल करना चाहते हैं, विच विल नॉट बी वेरी कन्वीनियंट। और आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं, विच इज़ द बेस्ट मेथड फॉर मी। अगर आपको आता है तो ज़रूर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और कोई तरीका हो सकता है, मैट्रिक्स भी हो सकता है, व्हाट्सएवर आप इसको हल करेंगे, इससे आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ये दोनों इक्वेशंस को आपको मिलाकर सॉल्व करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस अलग-अलग सॉल्व होंगी। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट इज ऑल फॉर ऑर्डर्ड पेयर्स। जो भी कुछ हमने ये किया है ये अलजेब्रा है बेसिकली। इसका ऑर्डर्ड पेयर की इंपॉर्टेंस बताना ये है कि ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो मेंबर्स हैं वो जहाँ लिखे हुए हैं वो बहुत अहम है, उनकी तरतीब बहुत अहम है। तो जो पहला मेंबर है वो पहला ही रहेगा हमेशा, और अगर वो कभी बराबर होगा तो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के पहले मेंबर से बराबर होगा। इसको इसके बराबर नहीं कर सकते, ये इसके बराबर है और ये पहले के बराबर है। तो ये ऑर्डर और तरतीब को ध्यान में रखना है कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है तरतीब को और जोड़ना। जोड़े का मतलब 2 मेंबर्स होंगे हमेशा, 3 नहीं हो सकते। दूसरी बात, 3 नहीं हो सकते हैं आपकी क्लास के अंदर, जबकि बड़ी क्लासों में जाएंगे तो आपको 3 मेंबर्स भी मिल सकते हैं, लेकिन वो एक अलग चीज़ है। उसके अंदर 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम आ जाती है, तो वह 3 मेंबर आ सकते हैं, लेकिन क्लास 10th में आपको ऐसी कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। तो ऑर्डर पेयर में 2 मेंबर होंगे और हमेशा उनके दरमियान कॉमा होगा। पहला मेंबर अगर किसी ऑर्डर पेयर के इक्वल है तो वो पहले मेंबर के बराबर होगा और दूसरा दूसरे के बराबर होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर पेयर। इससे पहले हमने प्रोडक्ट सीखी, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब हम ऑर्डर पेयर को समझ चुके हैं और हमें मालूम हो चुका है कि ऑर्डर पेयर अगर उनकी तरतीब बदल जाती है सेम मेंबर्स की तो वो बराबर नहीं होते। मिसाल के तौर पे एक पी क्यू एक ऑर्डर पेयर है, और अगर हम इसकी तरतीब को बदल देते हैं, उसे क्यू पी कर दें, तो ये इक्वल नहीं रहेगा। हालांकि दोनों में सेम नंबर या सेम वैल्यूज यूज हो रही है, लेकिन वो गलत मुख्तलिफ जगह पे लिखी हुई है, तो ये बराबर नहीं है।
अब चूंकि ये बराबर नहीं है, दोनों सेम नहीं है, इसीलिए और जो मल्टीप्लिकेशन है, जो प्रोडक्ट ऑफ सेट है, उसके अंदर सेम मेंबर्स होंगे लेकिन ऑर्डर्ड पे डिफरेंट बन जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सेट के अंदर जो मेंबर्स हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, और ऑर्डर पेयर जब तक बिल्कुल सेम नहीं होंगे तो हम किसी भी दो प्रोडक्ट्स को सेम नहीं कह सकते। अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर हम प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को कंटिन्यू करेंगे कि सेट्स की प्रोडक्ट कैसे निकाली जाती है, और उससे मुतालिक और कुछ बातें भी सीखेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।